हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दोस्तों ज्ञान सेवा में। दोस्तों ये लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव किताब है उसकी दूसरी वीडियो ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत के दोस्तों 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बहुत ही फास्ट कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम खराब न करते हुए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐतिहासिक स्रोत दोस्तों कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है दोस्तों। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला है साहित्य स्रोत की तुलना से पुरातत्व स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगों की संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है। तो प्राचीन वैदिक युगों की संस्कृति के बारे में जो सूचना दी जाती है दोस्तों वो ऋग्वेद में दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो ये जो श्रुति ग्रंथ है उसका अंग नहीं माना जाता है, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों जो डी ऑप्शन है पुराण, इसे नहीं माना जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो दोस्तों महाभारत में कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो ये त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो दोस्तों बौद्ध का था, बौद्ध से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 6 का बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक जो ग्रंथ है दोस्तों वो बौद्ध धर्म का था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। मिलिंद पाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मिलिंद संवाद के रूप में था। तो ये दोस्तों बौद्ध भिक्षु के मध्य और नागसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों किस पर प्रकाश डाला गया था, तो वो राजनीतिक नीतियों पर डाला गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहड़ की पुस्तक का नाम है दोस्तों ऑप्शन डी रजत तरंगिणी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अष्टाध्यायी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम। तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम बताना है, वो था दोस्तों पतंजलि, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का गायक था। तो मालविकाग्निमित्रम का जो नाटक का जो गायक था वो दोस्तों अग्निमित्र था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्ष चरित्र दोस्तों बाणभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, वहां से ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ और अन्य पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगला है विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम। तो विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम बताना है, तो वो है दोस्तों वेलहड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम हमें बताना है, तो वो है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। क्या दोस्तों, पृथ्वीराज रासो है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि निम्न में से
कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, हमें ये बताना है। तो दोस्तों हेरोडोटस है, ये नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सबसे पहले जो किया था वो दोस्तों मेगाथनीज था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। जियोग्राफी की रचना किसने की थी? तो जियोग्राफिया की रचना बतानी किसने की थी? तो ये दोस्तों जियोग्राफिया की रचना की थी स्ट्रैबो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्लिनी की पुस्तक का नाम है। तो प्लिनी की पुस्तक का नाम बताना है, तो ये है नेचुरल हिस्टोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की थी? तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की जो रचना है वो किसने की थी दोस्तों, जी हमें बताना है। तो ये दोस्तों की थी हमारे अज्ञात यूनानी लेखक थे, जो अज्ञात नाम यूनानी लेखक थे, उन्होंने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था, ये बताना है। तो फायान दोस्तों चीनी निवासी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। हर्षचरित के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षचरित के समय में कौन सी चीनी यात्री आया था? तो वो आया था दोस्तों वेइंगसंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब है 27, 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहिमा रोहिमा कहकर संबोधित किया था? तो किसे संबोधित किया था? तो ये पाल पाल साम्राज्य था, उसे कहकर किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये दोस्तों महमूद गजनवी के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता दोस्तों कहाँ से आया था, ये हमें बताना है। ये मोरक्को से आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, ये बताना है। तो इन्होंने दोस्तों देवराय सेकंड के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना दोस्तों 1861 में की गई थी, यानी क्वेश्चन नंबर पर डी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, ये हमें बताना है। तो खोजकर्ता कौन सा दोस्तों? दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, हमें ये बताना है। तो ये 1921 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और क्वेश्चन 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हमें कहना है। तो दोस्तों पहले हैं दयाराम साहनी और राखलदास, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे, हमें ये दोस्तों बताना है। तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे। 37 का भी ऑप्शन सही होगा। अगला है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है?
न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, हमें ये बताना है। तो ये दोस्तों सिक्कों और धातुओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। 39 क्वेश्चन है कि एशिया माइनर स्थिति बोगाज कोई एक महत्व इसलिए था कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 40 नंबर है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम अंग्रेजी कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला था जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के जो अधिकांश जो हमारे अशोक है उसके अधिकांश जो अभिलेख हैं वो किस में लिखे गए हैं ये बताना। तो ये दोस्तों जो अभिलेख है वो किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा है। लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कहां से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के ग्रीक और अरमाइक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सरेकुना यानी कंधार से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान में है, एवं सहवाजगढ़ी पाकिस्तान में से प्राप्त शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वहाँ खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि का नाम है, तो उस लिपि का नाम खरोष्टी लिपि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, तो ये दोस्तों किसका संदर्भित है? तो ये केवल वासुदेव से है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 45 का डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल कौन सा? कलिंग नरेश खारवेल से कौन सा है? तो वो है हाथी गुम्फा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख कौन सा दोस्तों? लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो लंबा अभिलेख दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये दोस्तों रुद्रताम्र द्वारा किया गया था, यानी कि शक छत्रप रुद्रताम्र, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम दोस्तों नमूना किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों ये रुद्रताम्र के अभिलेख में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो मिलता है वो है दोस्तों रुद्रताम्र का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रताम्र का जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये दोस्तों किस उपलब्ध है? तो ये दोस्तों प्रयागराज के अभिलेख में उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हर्षण किस शासन का दरबारी कवि था? तो हर्षण किस शासन का दरबारी कवि था? तो ये दोस्तों समुद्रगुप्त के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। मेहरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इस लौह स्तंभ का स्थान दोस्तों हुआ था 4th सदी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्थिति में है ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों चंद्र की स्मृति में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सती प्रथा का पहला पुरातत्व उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातत्व उल्लेख कहाँ मिलता है ये हमें दोस्तों बताना है। तो ये मिलता है एरड़ अभिलेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासनकाल से है? तो एरड़ अभिलेख का संबंध दोस्तों किस शासनकाल से है? तो ये है भानुगुप्त शासनकाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? इसका
बर्बादी कविता ये पुलकेशिन द्वितीय का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों ऐहोल अभिलेख से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है, ये हमें बताना है। तो ये हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक्कन कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये राजा राज प्रथम ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली का विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो कहाँ विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये उत्तरमेरूर अभिलेख में मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन दोस्तों 60 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, तो भारत में प्राचीनतम जो मुद्रा माना जाता है वो आहत सिक्के माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के दोस्तों कुषाणों ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय में जो मुद्रा दोस्तों बने हुए थे वो किसके बने थे? तो वो दोस्तों सीसा के बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये 2026 का नया एडिशन है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, न्यू एडिशन। निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो दोस्तों कुषाण शासकों ने चलाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। 66 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन 67 की ओर। 67 क्वेश्चन है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के दोस्तों गुप्त काल में दोस्तों जारी किए, किसने? गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला है 68 नंबर के निम्न में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले थे? तो रोमन सिक्के कहां से मिले थे? तो दोस्तों रोमन सिक्के अरगमेडू से मिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी 68 का डी ऑप्शन हमारा सही होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका दोस्तों बतानी है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो वो दोस्तों स्वर्णभूमि के नाम से जानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कंबोडिया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है हमें ये बताना है। तो ये दोस्तों लैटिन भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा किस भाषा में लिखा गया है हमें ये बताना है। तो ये दोस्तों अरबी भाषा में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्लियर होगा। यानी कि 73 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब 74 क्वेश्चन पर चलते हैं। इस टॉपिक के दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। 74 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवस्था था? तो ये किसकी व्यवस्था थी हमें दोस्तों ये बताना है। 74 का दोस्तों डी ऑप्शन मागध है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। 75 नंबर है कि चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी, तो इन्होंने कब यात्रा की थी? तो 518 से 522 ईस्वी में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस उल्लेख में हुआ था? तो किसमें हुआ था दोस्तों? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रवातक अभिलेख संबंधित है, तो रवातक अभिलेख दोस्तों बताओ किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों तुम्हारा
कनिष्क से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 78 है दोस्तों, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों हेरोडोटस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्भावित किया? तो इनको जो उद्भावित किया था दोस्तों वो जेम्स प्रिंसेस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का 80 नंबर के चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का दोस्तों फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन, 80 का सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसी के साथ हमने दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि टोटल 80 क्वेश्चन दोस्तों किए गए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप इसकी नहीं अन्य की भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों लूसेंट का जो 2026 का एडिशन आया नया, उसमें टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, तो ऐतिहासिक स्रोत से मैंने टोटल करा दिया। अब 3 नंबर वीडियो होगा जिसमें दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके क्वेश्चन दोस्तों कुछ ज्यादा हैं, यानी कि 150 से भी अधिक मुझे लगता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।